स्टूडेंट वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो हम लोग फिर स्टैटिस्टिक का कुछ टॉपिक हो चुका था और थ्योरी में ही हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो डेफिनेशन से आज चालू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, स्कोप पढ़ने वाले हैं और फिर इसके बाद स्कोप के बाद इम्पॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं। इतनी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम फिर बता रहे हैं आप लोग, ये जो भी वीडियो है एमसीक्यू के की पॉइंट है और जो भी इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें हम कवर कर रहे हैं जो आप लोगों के सिलेबस में है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक में एक बाउले के बेसिस पर डेफिनेशन कम से कम 4 से 5 डेफिनेशन आप लोग देख लेंगे। एक डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप लोग 3 से 4 देख लेंगे, ठीक। तो उसके बाद लिखा है स्टैटिस्टिक इज अ न्यूमेरिकली स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। स्टैटिस्टिक उसे कहा जाता है जो न्यूमेरिकली डेटा को क्या किया जाता है, न्यूमेरिकली डेटा का एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है एक किसी भी डिपार्टमेंट का, ठीक है। जैसे अगर कह दिया जाए कि जनसंख्या हमारे देश में कितना है, वो एक तरीके का क्या है, डिपार्टमेंट है जनसंख्या, और उस पर हम लोग सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे। वो न्यूमेरिकली डेटा होना चाहिए, यानी क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद इसके स्कोप जो है, स्कोप में स्टैटिस्टिक क्या होता था, पहले जब हम लोगों किंग वगैरह लोग चलते थे, राजाओं जब रहते थे, बहुत लिमिट इसका स्कोप था। लेकिन इस समय मॉडर्न टाइम में इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसमें स्कोप में आप लोग देखेंगे, इन ओल्ड डेज द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक लिमिटेड बट नाउ अ डेज स्कोप इज़ वेरी वास्ट। यानी पहले स्टैटिस्टिक का स्कोप बहुत कम था, लेकिन इस समय क्या हो गया, बहुत वास्ट हो गया है। स्कोप को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्टैटिकल मेथड और उसके बाद अप्लाइड मेथड। स्टैटिकल मेथड का मतलब ये होता है हम लोग डेटा क्या करते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं उस कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल डेटा में हम लोग कन्वर्ट करते हैं ताकि हर एक लेमैन पर्सन उसको क्या कर सके, आसानी से समझ सके। तो यहाँ पर देखते हैं स्टैटिकल मेथड क्या होता है। स्टैटिकल मेथड आर द डिवाइस विच कॉम्प्लेक्स एंड न्यूमेरिकली डेटा आर एनालाइज इन सच वे देन मेनी बिकम करेक्ट कंक्लूजन। तो यानी यहाँ पर जो है एक तरीके का स्टैटिकल, ये जो हम लोगों का मेथड है, स्टैटिकल मेथड है, एक डिवाइस है जो न्यूमेरिकली डेटा को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को और न्यूमेरिकली डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है। क्या करता है, एनालाइज करता है, करेक्ट कंक्लूजन बताता है, एक रिजल्ट बताता है। इसका मतलब जैसे आप लोग अच्छे से समझेंगे, मतलब जैसे इसके कहने का मतलब स्टैटिकल मेथड वो है जो हम लोगों का न्यूमेरिकली डेटा होता है और कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इजी फॉर्म में करके उसका एक रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन बताता है, रिजल्ट बताता है, ठीक है। अब उसी को क्या बोला जाता है, स्टैटिकल मेथड। अब स्टैटिकल मेथड में क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्लासिफाइड करना, और प्रेजेंटेशन का ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है, एनालिसिस का मतलब उसमें मीन मीडियन मोड निकाला जाता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा का मतलब हम लोग उसका फाइनल कंक्लूजन बताते हैं। तो हमारा एक इसमें आ जाएगा स्टैटिकल मेथड में। स्टैटिकल अप्लाइड क्या होता है, ये चीज़ें समझ लेते हैं। स्टैटिकल अप्लाइड का मतलब एक प्रैक्टिस होता है और रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। स्टैटिकल अप्लाइड का मतलब स्टैटिकल अप्लाइड करने के लिए क्या क्या हमें रूल एंड रेगुलेशन स्टडी करना पड़ेगा और उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रैक्टिकली लाइफ में उतारेंगे। दोनों चीज़ें इंक्लूड है, यानी प्रिंसिपल, रूल एंड रेगुलेशन भी इसमें इंक्लूड है, जिसे साइंस कह सकते हो, और आर्ट भी। उस चीज़ को स्टडी करके हम लोग ऐसे अपने लाइफ में करें ताकि आसानी से वो सारे लोग समझ जाए। तो यहाँ पे इसका मीनिंग देखेंगे, स्टैटिकल, दिस डिवीजन ऑफ द साइंस ऑफ स्टैटिकल डील विथ एप्लीकेशन ऑफ रूल एंड प्रिंसिपल डेवलपमेंट इन थियरेटिकल स्टैटिस्टिक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम, ठीक है। यानी ये जो है एक तरीके का हम रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं और वो थियरेटिकल पढ़ते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्लाइड कर देते हैं। अब टाइप्स ऑफ अप्लाइड 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड है, साइंटिफिक अप्लाइड। डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड का मतलब आर्ट हो गया और साइंटिफिक अप्लाइड का मतलब साइंस हो गया। डिस्क्रिप्टिव का मतलब जो भी हम लोग साइंस से जो स्टडी किए रहते हैं, प्रिंसिपल, रूल एंड रेगुलेशन, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन लाइफ में उसको अप्लाई करते हैं। उसको लिखने का ढंग कैसे, ग्राफ बनाते हैं। जैसे
द ब्रांच ऑफ अप्लाइड डील रूल एंड लॉ। प्रिंसिपल, रूल एंड रेगुलेशन हम लोग साइंटिफिक मेथड में पढ़ते हैं कि कैसे स्टैटिस्टिक करना है। और फिर ब्रांच ऑफ अप्लाइड जो है, जितने भी इधर साइंस हम लोग अप्लाई किए रहते हैं, स्टडी किए रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं अपने प्रैक्टिकली लाइफ में उसको उस फैक्ट को उतारते हैं ताकि हर एक चीज़ें उसको क्या लोग कर सकें, उस डेटा को सारे लोग इजी वे में समझ सकें। तो ये चीज़ें हम लोगों का कवर हो गया। फिर इम्पॉर्टेंट ऑफ स्टैटिस्टिक, इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक भी जो है इम्पॉर्टेंट है, यानी स्टैटिस्टिक जो है किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पहला जो है इम्पॉर्टेंट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेस के लिए स्टैटिस्टिक क्या होता है, बिजनेसमैन के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेसमैन एक फोरकास्टिंग करता है कि आने वाले समय में किस चीज़ का कितना डिमांड हो सकता है और किस चीज़ का कितना प्राइस बढ़ सकता है, तो भी स्टैटिस्टिक का क्या करता है, यूज करता है। और इसका इम्पॉर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जैसे गवर्नमेंट ये प्लान करता है कि इस जो डेटा हमारे पास है, इस डेटा के हिसाब से हमारा गवर्नमेंट जो भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ सकता है कि नहीं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पर कंट्रोल रखती है, इक्विलिब्रियम रखती है। यूटिलिटी ऑफ ब्रोकर, जैसे ब्रोकर आप लोग शेयर जानते होंगे, शेयर में क्या होता है, उसका प्राइस डे पर हर एक दिन क्या होता है, प्राइस इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। उसके हिसाब से यहाँ ब्रोकर क्या करते हैं, डेटा रखते हैं, डेटा के हिसाब से वो फोरकास्टिंग करते हैं, प्राइस घट सकता है या बढ़ सकता है। और उसका स्टडी ओनली न्यूमेरिकली डेटा, आप लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक हमेशा न्यूमेरिकली डेटा में स्टडी किया जाता है, और ये क्वालिटेटिव डेटा को स्टडी नहीं करता है हमेशा, ये केवल न्यूमेरिकली यानी क्वांटिटेटिव डेटा को जिसको हम लोग नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को क्या करता है, स्टडी करता है। तो ओवर हम लोगों का ये चीज़ें को स्टार्ट करते हैं। लिखा है फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक। फीचर ऑफ स्टैटिस्टिक हम लोग देखते हैं, जितनी सारी टॉपिक बता रहे हैं सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो अब यहाँ पर जो है पहला स्टैटिस्टिक आर एग्रीगेटिव ऑफ फैक्ट, यानी जैसे स्टैटिस्टिक जो है एक किसी व्यक्ति सिंपल डेटा को स्टैटिस्टिक नहीं कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कहा गया मोहन का 2000 रुपये पर मंथ इनकम है, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक नहीं है। एक व्यक्ति का एग्रीगेट देखते हैं तो क्या होता है, उसको नहीं लिया जाता। जैसे मोहन का 2000 है, सोहन का 3000 है, अशोक का 4000 है, तो यानी कई व्यक्ति का वहाँ पे डेटा होना चाहिए, उसे स्टैटिस्टिक बोला जाए। एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकली, आप लोग जानते हैं स्टैटिस्टिक हमेशा किसमें रिप्रेजेंट करता है, न्यूमेरिकली डेटा, यानी क्वालिटेटिव डेटा नहीं रिप्रेजेंट करता, हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा करता है। उसका होमोजीनियस डेटा, यानी जैसे हम लोग कंपेयर करेंगे तो यूनिट क्या होना चाहिए, होमोजीनियस। सैलरी हो तो सबकी सैलरी हो, प्राइस होगा तो प्राइस देखा जाएगा, इस टाइप में हम लोग कंपेयर करते हैं। यानी डेटा कलेक्शन इन सिस्टमेटिक मैनर, डेटा जो कलेक्शन करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्शन करते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे चाहे वैसे, एक सीरियल वाइज हम डेटा को कलेक्शन करते हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोवाइड न्यूमेरिकली डेटा, भाई यहाँ पर कई बार बात हो चुका, यानी हमेशा ये डेटा कौन सा प्रोवाइड करता है, क्वांटिटेटिव डेटा, यानी न्यूमेरिकली डेटा प्रोवाइड किया जाता है जिसे नंबर में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक सिंपलीफाइड कॉम्प्लेक्स डेटा, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं स्टैटिस्टिक उससे क्या करता है, सिंपल में कन्वर्ट करता है। स्टैटिस्टिक हेल्प फॉर पॉलिसी, स्टैटिस्टिक जो है पॉलिसी को बनाने में हेल्प करता है। जैसे गवर्नमेंट अगर कोई रूल बनाना चाहता है तो स्टैटिस्टिक के बेसिस पे बनाता है, पहले वो डेटा को देखता है, उसके बाद नई पॉलिसी को बनाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप फैक्ट, यानी दो चीज़ों में कंपेयर करने के लिए स्टैटिस्टिक क्या बना दिया, एक रिलेशनशिप बना दिया। अब यहाँ पर जो है हम लोग आते हैं लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, यानी क्या लिमिट है, कहाँ तक स्टैटिस्टिक यूज होता है, वो चीज़ें देखते हैं। स्टैटिस्टिक डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल, यानी स्टैटिस्टिक हम यहाँ पे बात किए हैं एग्रीगेटिव में कई व्यक्तियों का इनकम होना चाहिए, किसी एक व्यक्ति का इनकम देखकर हम लोग नहीं स्टैटिस्टिक वहाँ करते हैं। और दूसरा स्टैटिस्टिक डज नॉट डील विथ क्वालिटेटिव, यानी हमेशा एक क्वांटिटेटिव डेटा देता है, क्वालिटेटिव डेटा नहीं देता है, क्वालिटेटिव, ठीक है। अब इसके बाद ओनली एक्सपर्ट कैन बी यूज, यानी स्टैटिस्टिक जो है हमेशा एक्सपर्ट लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, जो चाहे वो यूज नहीं कर सकता है। स्टैटिस्टिक कैन बी मिस यूज, स्टैटिस्टिक का मिस यूज भी हो सकता है, अगर गलत इनपुट करोगे तो इसका आउटपुट भी क्या होता है, गलत ही होता है। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक यूनिट, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक यूनिट का मतलब हो गया, स्टैटिस्टिकल यूनिट का मतलब डेटा को कलेक्शन करना और एनालिसिस करना, डेटा को कलेक्शन करना और एनालिसिस करना, उसी को क्या बोला जाता है, स्टैटिस्टिकल यूनिट।
collection of data on the basis of statistical unit of measure on which data are collected analysis, यानी डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं। जैसे हमारे देश में कितनी एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन होती है, और या तो हमारे देश में कितनी भी चीज़ का प्रोडक्शन कितना है, एग्रीकल्चरल कितना है, उस चीज़ का हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं और उसको मेजर करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? स्टैटिकल यूनिट बोला जाता है। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ स्टैटिकल यूनिट में यूनिट ऑफ कलेक्शन एस्टिमेशन और उसका यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी यूनिट ऑफ कलेक्शन एस्टिमेशन का मतलब ये हो गया, जैसे सिंपल कलेक्शन डेटा करते हैं और कंपोजिट करते हैं। सिंपल का यहाँ पे यूनिट ऑफ कलेक्शन एंड एस्टिमेशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं। विच आर डेटा कलेक्टेड एंड मेजर, जिस डेटा को हम इसका यूनिट ऑफ कलेक्शन ऑफ एस्टिमेशन का मतलब डेटा को कलेक्शन करते हैं और मेजर करते हैं, ठीक है। यानी उस पर चेक करते हैं कि कितना पॉपुलेशन है, ये मेजर हो गया। और सिंपल का मतलब द यूनिट ऑफ सिंपल एक्सप्रेस वन वर्ड, यानी एक वर्ड जो डेटा एक्सप्लेन करता है, जैसे मीटर हो गया, आर हो गया, केवल एक वर्ड है। और उसका कंपोजिट का मतलब कंपोजिट यूनिट फ्रॉम द कंबाइन टू आर मोर सिंपल यूनिट, यानी दो या दो से अधिक सिंपल यूनिट मिलकर जो बनता वही क्या होता है? कंपोजिट यूनिट। जैसे लेबर आर तो 2 इंक्लूड है, किलोग्राम इसमें भी 2 इंक्लूड है। तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक, तो फिर अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को सारी चीज़ें, जैसे कुछ पढ़ाने से रह जाता है, अगर टॉपिक कोई भूल जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि वो टॉपिक को फिर से हम अच्छे समझाने का प्रयास करें, और फिर से अगर जो टॉपिक छूट जाता है उस टॉपिक को हम कवर कर सकें। तो आप लोग आएँ तो केवल वॉच करके ना देखें, सब्सक्राइब करें और उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कुछ ना कुछ करें। अच्छा लगे तो तब भी रिप्लाई करें, अगर लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करें, ज़रूर करें। और क्योंकि इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि ये सब सारा चीज़ें लिखना पड़ता है, फिर समझाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है यार, आप लोग समझ सकते हो। तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब ये हो गया, हम लोग ये चाहते हैं जो भी हमारा डेटा होता है, यूनिट डेटा होता है, उसको हम लोग इजी वे में क्या करें, ऐसे लिखें ताकि हर एक व्यक्ति को समझने में वो क्या हो, आसानी हो, और एक डेटा से दूसरे डेटा को आसानी से हम लोग क्या कर सके, कंपेयर कर सकें। तो जैसे लिखा यहाँ पर यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आर दोज यूनिट विच आर हेल्प द डेटा कैन बी कंपेयर इजिली, यानी इसमें ऐसे डेटा को हम लोग लिखते हैं ताकि एक डेटा दूसरे डेटा से कंपेयर करने में क्या हो जाता है, आसानी होता है। और उसके बाद इसमें रेट आता है, रेशियो आता है, कोफिशिएंट आता है। रेट का मतलब थ्रू रेट वैल्यू इज एक्सप्रेस पर 100 पर 1000 पर लाख। जैसे हम लोग रेट निकालते हैं, जैसे बर्थ रेट निकालते हैं तो 1000 के बेसिस पे, अगर नॉर्मल किसी चीज़ का परसेंटेज निकालते हैं तो 100 के बेसिस पे, तो चीज़ें इसमें बताया गया है। रेशियो का मतलब 2 होमोजीनियस चीज़ें रहता है, उसका हम लोग रेशियो निकाल देते हैं। जैसे 2:3 एसेट्स और लाइबिलिटी का रेशियो निकालते होंगे, ये बताया जा रहा है। 2 होमोजीनियस एंड यूनिफॉर्म फिगर रिलेटेड टू टूगेदर विद द हेल्प ऑफ रेशियो, यानी रेशियो के बेसिस पे ये निकाला जाता है। फिर कोफिशिएंट, इट इज यूज फॉर द कंपैरिजन एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेशन पॉपुलेशन 10, जैसे ये जो है एक कंपेयर किया जाता है। जैसे पॉपुलेशन है 10,000 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन बर्थ है 250 है, और इसका कोफिशिएंट निकालें 250 डिवाइड बाई पॉपुलेशन 10,000, तो हमारा कितना 0.025 आ जाएगा। अब इसके बाद मीनिंग ऑफ प्लानिंग देखते हैं। किसी भी डेटा को कलेक्शन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि कैसे डेटा को कलेक्शन करें ताकि कॉस्ट कम लगे और करेक्ट डेटा एक सिस्टमेटिक मैनर में हम लोग कलेक्शन कर लें। तो यहाँ पे स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी प्लानिंग लेस कॉस्ट होना चाहिए और सिस्टमेटिक मैनर में होना चाहिए। और इसमें क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए, पहला लिखा है पर्पज ऑफ सर्वे। पहली बात तो किस चीज़ के लिए आप सर्वे कर रहे हैं वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्कोप ऑफ द सर्वे, यानी कहाँ ये चीज़ें यूज करना है, ताकि हम लोग प्राइमरी रिसोर्सेज से डेटा लेंगे या तो सेकेंडरी रिसोर्सेज से। और उसका सोर्स ऑफ डेटा, यानी कहाँ से हम लोग डेटा को क्या करेंगे, इसको लाएंगे। और स्कोप का मतलब कहाँ पर यूज करेंगे। और मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिकल डेटा, इसमें होता क्या है, हम लोग डेटा को कलेक्शन करते हैं, ये बहुत एक्सटेंसिव होता है, लार्ज प्रोसेस होता है।
कलेक्शन करके इसका फाइनल रिजल्ट तक काम होता है, वही ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है। और प्लानिंग में हम लोगों का ये आता है कि कॉस्ट कम लगे और उसका सिस्टमेटिक मैनर में हमें कलेक्शन कर लें डेटा। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन इज एन एक्सटेंसिव एंड लार्ज प्रोसेस, ये बड़ा प्रोसेस होता है। प्लानिंग इज स्टैटिकल इंक्वायरी, कैसे हम लोग प्लान करेंगे, कैसे स्टैटिकल डेटा कलेक्ट, इंक्वायरी में पहले स्टैटिकल इंक्वायरी की जाएगी, फिर डेटा को कलेक्शन की जाएगी, डेटा को एडिटिंग, जो खराब हमारा जो ज़रूरत का नहीं डेटा रहेगा उसे डिलीट करेंगे, प्रेजेंटेशन ग्राफ के बेसिस प्रेजेंटेशन करेंगे, एनालिसिस जैसे मीन मीडियन मोड निकालेंगे, प्रेजेंटेशन फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं। ये सब हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा में। तो फिर हम लोग अगले टॉपिक को कवर करते हैं। तब अगला टॉपिक क्या है, मीनिंग ऑफ सेंसस। मीनिंग ऑफ सेंसस का मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है, यानी फुल्ली इंफॉर्मेशन, अगर गवर्नमेंट का हमें पॉपुलेशन का सेंसस देखना है तो घर घर जाकर खुद हम लोग क्या करेंगे, एवरी ईच पर्सन का पॉपुलेशन हम लोग देखेंगे, हर एक चीज़ का अबाउट में पर्सनली इंफॉर्मेशन, एवरी ईच डेटा का इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसे सेंसस बोला जाता है। जैसे इफ डेटा इंफॉर्मेशन इन एवरी इंडिविजुअल पर्सन पॉपुलेशन विद द कंप्लीट एक्यूरेसी, यानी सही सही एकदम डेटा हम लोग एक एक व्यक्ति का जाकर लेते हैं तो उसे बोला जाता है सेंसस। तो अब मीनिंग ऑफ सैंपल देखते हैं। सैंपल का मतलब ये हो गया, पूरे एक गांव में लोग व्यक्ति रहते हैं, पर्सन रहते हैं, सारे लोगों का डेटा नहीं लेंगे, उसमें से कुछ व्यक्ति को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उस पर हम लोग एक फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि ये सारे डेटा गांव का होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग सैंपलिंग का मतलब ये होता है, एक सैंपल पूरा इतना डेटा है, इतने डेटा से इतना हम ले लेंगे, इतने में ही अनुमान लगा लेंगे कि इसका डेटा ये होगा, ठीक है। जैसे अगर चावल बनाते हैं, चावल में से एक उठाते किसी बर्तन में चावल बनाते हैं, एक चावल उठाते हैं और उसे चेक कर लेते हैं कि सारा, एक सैंपल उठाते हैं, सारे से पता चल जाता है कि हाँ सब चीज़ें कंप्लीट हो गया है। तो ऐसे ही क्या होता है, थोड़ा सा एक सैंपल लेते हैं और वही सैंपल सारे ग्रुप का क्या करता है, रिप्रेजेंट कर देता है। जैसे अ सैंपल इज बेसिकली सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन एज अ होल, यानी एक सेलेक्टेड कर लेते हैं इतना सैंपल, उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग कर लेते हैं कि सारा पॉपुलेशन यही होगा। और उसका मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा उस डेटा को कहा जाता है जो पहली बार डेटा हम इन्वेस्टिगेटर जो कलेक्ट करता है उसी को प्राइमरी डेटा कहा जाता है। जैसे लिखा है, द डेटा विच आर कलेक्टेड प्राइमरली एट फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर पहली बार डेटा खुद कलेक्ट करता उसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी डेटा। और इस डेटा को कलेक्ट करने की सोर्स क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट घर पे जाकर क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हम लोग लेते हैं। और दूसरा जो है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्टली जैसे फ़ोन टेलीफोन वगैरह से ले लेते हैं। और क्वेश्चन नायर जैसे हम कुछ फॉर्म भर के दे देते हैं, उसमें डेटा ले लेते हैं। तो ये तीन हम लोगों का क्या है, प्राइमरी डेटा लेने का सोर्स है, यानी इस माध्यम से हम लोग डेटा को ले सकते हैं। और उसका मीनिंग ऑफ सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी डेटा उसे कहा जाता है जो डेटा ऑलरेडी वो बन चुका है, एग्जिस्ट है, उस डेटा में अपने यूज़ के लिए डेटा लेते हैं। जैसे किसी कॉलेज में जाना है कि कितने बच्चे हैं, तो वहाँ पे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, वो ऑलरेडी डेटा कलेक्ट करके रजिस्टर में रखे हैं, उससे हम लोग डेटा ले लेते हैं, तो होता है सेकेंडरी। जो रजिस्टर में डेटा वो सेलेक्ट किया गया, वो डेटा को बोला जाएगा प्राइमरी। अब दीज आर नॉट प्राइमरी डेटा आर द ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी ये ऑलरेडी क्या होता है, एग्जिस्ट होता है। इसके कलेक्शन करने के लिए दो सोर्स होते हैं, पब्लिश सोर्स होता है, अनपब्लिश सोर्स होता है। पब्लिश सोर्स क्या होता है, जो चाहे वहाँ से डेटा कलेक्ट कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनपब्लिश में होता क्या है, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, वहाँ पे सारे लोग नहीं ले सकते हैं। जैसे पब्लिश में न्यूज़पेपर में डेटा दिया होता है, हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिश। और एनी गवर्नमेंट दूसरा जो है एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। और कुछ जैसे गवर्नमेंट हमें, जैसे आप देखिए गूगल पे दिया रहता है, और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग डेटा ले सकते हैं। और उसके बाद दूसरा अनपब्लिश सोर्सेज का मतलब नॉट पब्लिश से पब्लिश नहीं होता है, डेटा यहाँ से नहीं ले सकते हैं। गवर्नमेंट अगर डेटा लेता है तो अपने सेल्फ यूज़ के लिए लेता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेल्फ यूज़ के लिए, वहाँ से भी डेटा हम लोग कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसे अनपब्लिश, यानी उसे हम पब्लिश नहीं कर सकते हैं डेटा को। और दूसरा इस जगह से ले सकते हैं।
और उसके बाद मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है सारी ऑब्जर्वेशन को क्या किया जाता है, एक शॉर्ट फॉर्म में, इजी फॉर्म में लिखा जाता है ताकि सारे लोग समझ सकें। द टेबुलेशन अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, यानी एक टेबुलेशन के बेसिस पे हम लोग हर एक ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो इसमें आप लोग फॉर एग्जांपल समझेंगे कि होता कैसे है। देखिए आप लोगों का सारा लगभग थ्योरी स्टैटिस्टिक का कवर कर दिए। अगर प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें, और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। एक ही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर देखें। तो हम इसमें फॉर एग्जांपल बताते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो हैं, एक घर में मान लीजिए 2 घर ऐसा है जिसमें एक बच्चे हैं, और उसके बाद 2 घर ऐसा है जिसमें 2 घर ऐसा है, 3 घर ऐसा जिसमें 2 बच्चे हैं, ठीक है। और उसके बाद 4 घर ऐसा है जिसमें 3 बच्चे हैं। ये चिल्ड्रन की बातें कर रहे हैं। और उसके बाद 5 घर ऐसा है जिसमें 4 हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा डेटा दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अगर इस टाइप के डेटा नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर में दिया ही है। देखो 2 बच्चे हैं यहाँ, 3 घर में ऐसे हैं, 4 घर में है, 5 घर में है। तो इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और यहाँ पे लिख देंगे टैली, और फिर यहाँ पे लिख देंगे फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है यहाँ पे देखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन में जो है यहाँ पर कितना है, 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। 1 वाले कितने घर में है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और 2 वाले कितने घर में हैं 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और 3 वाले में कितने हैं 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। और 4 वाले में कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। तो अब टैली मार्क 1 है तो यहाँ 1 दे देंगे, 1 पाई खींच देंगे। और 2 है तो 2, यहाँ 2 है ना, फ्रीक्वेंसी का देखा जाता है, 2 है तो 2 लिख देंगे। और यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे। और यहाँ 5 है तो 5 और 1 ऐसे कर देते हैं, 5 के लिए ऐसे खींच देते हैं। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी सारे ऑब्जर्वेशन देखिए, इस डेटा को समराइज करने के लिए, आसानी करने के लिए चीज़ें कर दी गई। तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप लोगों का ये थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक में और सारी चीज़ें बच रहा है, जैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है हम बता देते हैं आप लोगों को। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है ऐसे डेटा को हम लोग इजीली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ताकि एक लेमैन भी उसको आसानी से क्विकली समझ सके और कंपेयर कर सके, ठीक है। जैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफर अ क्विक एंड सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा वो होता है जो क्विक समझ में आ जाए तुरंत, और आसानी से उसको समझ सकें, ठीक है, और जल्द से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। दूसरा, इट इज अ इफेक्टिव एनालिटिकल टूल, ग्राफ कैन बी हेल्प फाइंडिंग मीन, मीडियन एंड मोड। यानी इससे क्या होता है, आसानी से हम लोग मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसका एडवांटेज, इसका अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेस। जैसे ये अट्रैक्टिव इम्प्रेस होता है, अगर जैसे आप लोग देखते हैं कि कहीं भी ग्राफ बना के समझाया जाता है, वो चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है। इजी अंडरस्टैंड, सारे लोग आसानी से क्या कर लेते हैं इसको। ग्राफिकल अगर होता है, जैसे मान लीजिए ग्राफिकल हम बात करते हैं तो इस टाइप का, जैसे यहाँ मान लीजिए सचिन है, यहाँ पे विराट कोहली हैं, ठीक है। तो अगर ये रन यहाँ तक मारते हैं तो इसका यहाँ इतना रहता है, और ये ज़्यादा मारते हैं तो इसका इनका होता है। और इसके बाद और कोई मान लीजिए प्लेयर है तो इससे इतना मारते हैं, फिर और अगला प्लेयर आ रहा है तो इतना रन मार के, तो इसको हम लोग आसानी से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। यही ग्राफिकल होता है, ठीक है। और तीसरा, यूजफुल कंपैरिजन, यानी आसानी से देखिए हम कंपेयर कर लेते हैं सचिन और विराट कोहली में रन कौन सा ज़्यादा मारा है,
तो आसानी से कंपेयर करने में हमें ये भी हेल्पफुल मिलता है। और उसके बाद यूनिवर्सल यूटिलिटी ग्राफिकल, हर एक जगह शेयर हो गया, डिमांड प्राइस, हर एक जगह इसे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और मीनिंग ऑफ स्टैटिकल सीरीज, मीनिंग ऑफ स्टैटिकल सीरीज का मतलब ये हो गया जो भी द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफाइड डेटा इज सम लॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी जो भी हम लोगों के पास स्टैटिकल डेटा होता है उसको अरेंजमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, और या तो अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, या तो अकॉर्डिंग टू साइज, या तो अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसे अरेंजमेंट करते हैं। यानी ये चीजें समझ में आ गया है, स्टैटिकल सीरीज समझ में आ गया होगा। वो डेटा जो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू साइज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, जैसे एज के हिसाब से कर सकते हैं। 95 के एज वाले व्यक्ति रहेंगे पहले लिखेंगे, 85 का पहले लिखेंगे, साइज छोटा साइज पहले लिखेंगे, बड़ा साइज बाद में लिखेंगे, टाइम जो सबसे पहले टाइम आता है उसको लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और उसके बाद ये वीडियो जरूर देखें, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। और थ्योरी सारी चीज़ें कवर की हैं, जो भी छूटा हुआ है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आप लोग वीडियो केवल देख कर मत जाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और उसके बाद हम जल्द ही, अगर आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला तो कल हम मीन, मीडियन, मोड 3 टॉपिक पर वीडियो लेकर आने वाले हैं। और इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट शॉर्टकट, ये सारी चीज़ें हम उसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं फार्मूले के साथ। आप लोग अगर कोई टॉपिक छूटा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।